नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए रीता कश्यप जी की एक कहानी जल विच मीन प्यासी सुना रही हूँ। नेहा अपनी सहेली उषा के घर उसकी 25वीं सालगिरह की पार्टी में गई थी। वहाँ उषा ने जब नेहा का परिचय एक अजनबी औरत से कराया और वो अजनबी औरत व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, अच्छा तो ये है नेहा। आखिर उस अजनबी औरत ने ऐसा क्यों कहा? तो इस सब का उत्तर जानने के लिए सुनते हैं कहानी जल विच मीन प्यासी। मेरी सहेली उषा के घर उसकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। हालांकि मैं आजकल शादी विवाह पार्टियों आदि में जाना पसंद नहीं करती, लेकिन उषा के आग्रह को टाल ना सकी। पार्टी में जैसे ही उषा ने मेहमानों से मेरा परिचय करवाया तो एक अजनबी औरत एकाएक बोल उठी, तो आप हैं नेहा? उसके मुंह से इस व्यंग्यात्मक तरीके से अपना नाम सुनकर मैं सिर से पांव तक मैंने उसे देखा। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। हम दोनों पहली बार मिल रही थी। दिमाग में एक साथ कई सवाल उठ खड़े हुए। मैं अपने ही सवालों में उलझी काफ़ी देर तक वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। बार बार मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या वो मुझे जानती है? अगर हाँ तो कैसे? हो सकता है उषा ने ही कभी मेरे बारे में उसे कुछ बताया हो, लेकिन ऐसा क्या बताया होगा उषा ने जो उस अजनबी ने इतने व्यंग्यात्मक स्वर में मेरा नाम दोहराया था? मन सोच सोच कर परेशान हो रहा था। आखिर ऐसा क्या जानती है वो मेरे बारे में? आखिर उसे मुझसे क्या शिकायत है? ऐसा नाम सुनते ही उसने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त की? मैं अपने को रोक न सकी। जूस का ग्लास हाथ में लेकर मेहमानों के बीच से रास्ता बनाती हुई उसके पास जा पहुंची। मुझे तो उसका नाम तक याद नहीं आ रहा था। उषा ने परिचय करवाते हुए बताया तो था कुछ। मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, किंतु याददाश्त ने साथ नहीं दिया। मैं उसके पास तो पहुंच गई थी, लेकिन उससे बातों का सिलसिला कैसे शुरू करूं, ये समझ में नहीं आ रहा था। मुझे पास आया देखकर वो समझ गई थी कि उसका तीर निशाने पर लगा है। जिसकी तड़प उसने मेरे चेहरे पे साफ पढ़ ली थी। शायद वो भी मुझसे बात करना चाहती थी। बहुत चाह कर भी हम दोनों के चेहरों पर कोई औपचारिक मुस्कान नहीं आ पाई थी। पहली ही मुलाकात और आपस में इतना बैर, इतनी कड़वाहट, कुछ अजीब सा लग रहा था। बातचीत की पहल उसने की, चलिए कहीं और चलकर बैठते हैं। कहते हुए वो हॉल से निकलकर टेरेस की ओर बढ़ गई। मैं भी पालतू बिल्ली की भांति उसके पीछे पीछे चल पड़ी। हम टेरेस में रखी कुर्सियों पर जाकर बैठ गईं। पार्टी में लोग अभी आना ही शुरू हुए थे। वेटर स्नैक्स और ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे। खाने में अभी काफ़ी देर थी। मैं वहाँ आए ज़्यादातर लोगों को नहीं जानती थी और उषा अपने मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थी, इसीलिए हमें वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। मैंने बड़े ही विनम्र होकर कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? हम भले ही पहले कभी नहीं मिली, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। उसके स्वर में अभी भी व्यंग था, जो मुझे अंदर तक भेद गया था। उसके तो पहले ही वाक्य ने मुझे इतना परेशान कर दिया था, अब तो हद ही हो चुकी थी। मैं अपने पर काबू नहीं रख सकी। आप शायद कहीं भूल रही हैं, ये हमारी पहली मुलाकात है, मैंने स्वर थोड़ा तीखा करके कहा। नहीं मैडम, मैं कहीं कुछ नहीं भूल रही। हमारा भले ही आज तक आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं। मैंने कुछ याद करने की कोशिश करके उसका नाम दोहराया, पर ऐसी कोई पहचान मस्तिष्क में अंकित नहीं थी जो नाम लेते ही सामने आ खड़ी होती। मुझे हैरान परेशान देखकर वो बोली, आप मेरे पति शेखर को तो जानती हैं ना? शेखर का नाम सुनते ही दिमाग में एक झटका सा लगा। उसने एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया था जिसकी टीस को मैं बरसों पहले दबा चुकी थी। उसने एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया था जिसकी टीस को मैं बरसों पहले दबा चुकी थी। पूरे 15 साल हो गए थे उस व्यक्ति को देखे हुए, और ये औरत आज भी उस बुझी हुई आग में चिंगारी ढूंढ रही है। वो मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी और मेरी नज़रें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ नज़र आ रही थी, लेकिन मेरी नज़रों में शेखर सजीव हो उठा था। मेरे ही दफ्तर में काम करने वाला शेखर एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। सुंदर, स्मार्ट, सलीकेदार, मितभाषी, वक्त का पाबंद, दूसरों की मदद करने वाला, हंसमुख। ऐसे न जाने कितने ही विश्लेषण उसके साथ जोड़े जाते थे। दफ्तर में काम करने वाली हर औरत, हर मर्द उससे बात करने, उसकी दोस्ती पर गर्व करने पे महसूस करता था।
दफ्तर के बड़े बड़े अफसर भी उसके साथ बैठकर एक कप चाय पीने की चाह रखते थे, लेकिन उसके पास किसी के साथ फालतू बात करने का समय ही कहाँ था। दफ्तर के अलावा उसकी बाहरी व्यस्तता भी थी। साथ साथ काम करते हुए पता ही नहीं चला कि मैं कब उसकी पसंद बन गई थी। इधर मेरी नौकरी लगी, उधर मम्मी पापा ने मेरी शादी के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। 6 महीने में ही मेरी शादी तय हो गई। सकुचाई सी मैं अपनी शादी का कार्ड लेकर दफ्तर पहुंची। शादी की खबर पाते ही जहां सभी सहकर्मी खुश थे, वहीं कार्ड देखकर शेखर के चेहरे पर नाखुशी का भाव आया। उसने मुझे मुबारकबाद न दी, बस ये बुदबुदाया कि शादी की इतनी क्या जल्दी थी। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि क्यों उसे मेरा इतना ख्याल रहता था, क्यों बिना कहे ही वो मेरी परेशानी समझ लेता था। दफ्तर में मेरी गैर मौजूदगी उसे क्यों खलती थी। मेरे और दफ्तर की राजनीति, षड्यंत्रों और अतिरिक्त काम के बोझ के बीच वो मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहता था। लेकिन अब क्या, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं अगले दिन से ही शादी की तैयारी के लिए 1 महीने की छुट्टी पर थी। मेरी आंखों में सुनहरे सपने थे। समय उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए भागा चला जा रहा था। मैं अपनी नई दुनिया में खो गई थी। रस्में, शगुन, शादी, फिर हनीमून, सब कुछ नया नया सा था। पिछला जीवन, पिछली यादें बहुत पीछे छूट गई थी। 1 महीने की छुट्टियां पंख लगाकर उड़ गईं। मैं मिठाई का डिब्बा लेकर खुशी खुशी दफ्तर में पहुंची। दफ्तर में पैर रखते ही शुभकामनाओं की बौछार होने लगी। जो शादी में आए थे वे समारोह की बातें करने लगे, और जो नहीं आ पाए थे वे क्षमा याचना के साथ इधर उधर के कारण बताने लगे। लेकिन शेखर नहीं मिला। मैं जो अब तक बिना झिझक उससे बात किया करती थी, अब उसके सामने जाने में भी और उसे बुलाने में भी झिझक हो रही थी। मैं उसके दिल में दबी चिंगारी को हवा नहीं देना चाहती थी। यह एक ऐसी दुनिया में मैं कदम रख चुकी थी जिसमें शेखर की चाहत के लिए कोई जगह नहीं थी। उन दिनों नई गृहस्थी और नए जुड़े रिश्तों की अपेक्षाएं मेरे मन मस्तिष्क पर हावी रहती थी, लेकिन शेखर के दिल और दिमाग पर सिर्फ मैं हावी थी। ये बात उसका हुलिया, उसके हाव भाव बता रहे थे। लेकिन मैं क्या करती। मुझे लगा इन सबसे अनजान बने रहना ही ठीक है। एक ना एक दिन वो अपना रास्ता बदल लेगा। अपने दिल के हाथों मजबूर शेखर ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। उसका कहना था, जीवन साथी न सही, हम अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। अपने सुख दुख तो बांट ही सकते हैं, आपस में बात तो कर ही सकते हैं। लेकिन मैंने इसके लिए भी हाँ नहीं की थी, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं थी। अब मेरी शादी हो चुकी थी और शेखर की चाहत का भेद मैं जान चुकी थी। मैं अब उसके साथ सहज महसूस नहीं करती थी। शेखर को परेशान देखकर उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव डालने लगे थे। मेरी शादी का कार्ड देखकर वो जितना परेशान हो गया था, उसकी शादी का कार्ड देखकर मेरे मन को उतना ही अच्छा लगा था। मैं उसके इस फैसले से खुश थी, क्योंकि उसका परेशान हाल रहना कहीं न कहीं मुझे कचोटता था। शेखर की शादी हो गई। मैं अभी चैन की सांस भी न ले पाई थी कि मेरे जीवन की कश्ती हिचकोले खाने लगी। कहते हैं ना, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। कुछ ऐसा ही मेरे जीवन के साथ भी हुआ। कुछ ही दिनों में घूमना फिरना, लंच डिनर आदि निबट गए, तो जीवन बोझिल सा होने लगा, क्योंकि उस नए व्यक्ति के साथ पटरी नहीं बैठ पा रही थी, न विचारों की न व्यवहार की। मैं जी जान से अपनी शादी को बचाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन हम दोनों तो नदी के दो किनारों की तरह थे, जो कभी मिल ही नहीं सकते थे। पति को कौन सी बात कब बुरी लग जाएगी, कब बेगुस्सा हो जाएंगे, कब चिल्लाने लगेंगे, कब चीज़ें तोड़ने लगेंगे, कब गाली गलौज करने लगेंगे, मेरा सारा वक्त यही सोचने में निकलने लगा। हर पल दहशत में जीते हुए मुझसे दफ्तर के काम में भी अक्सर गलतियां होने लगी थी। मेरी परेशानी अब किसी से छिपी नहीं थी, शेखर से भी नहीं। दूसरी तरफ दफ्तर में शेखर की परेशान निगाहें मुझे ढूंढती और मैं उससे छिपने की कोशिश करती रहती। वो मुझसे बात करना चाहता, लेकिन मैं व्यस्तता के बहाने बनाती रहती। उसकी चाहत और अपनी मर्यादाओं की सीमा का ज्ञान था मुझे। मैं जानती थी कि दोनों के बीच खिंची पतली सी लक्ष्मण रेखा के उस पार मात्र भटकाव है, बिखराव है, विघटन है। चूंकि मेरा वैवाहिक जीवन सुखी नहीं हो पा रहा था, इसलिए शेखर की चाहत दिल में फांस बनकर यदाकदा चुभन देने लगी थी। अफसोस, मैं अपनी शादी को न बचा सकी। मेरी कोशिश, मेरी वफा, मेरे वादे, मेरा रोना, मेरा गिड़गिड़ाना, मेरा समझाना कुछ भी रंग न लाया। वास्तव में मुझसे शादी पति ने अपने माता पिता के दबाव में आकर की थी, अतः वे इस बंधन से मुक्त होना चाहते थे। उनकी पसंद कोई और थी। ऐसे में उन्हें बंधन में बांधना बेकार था। मैंने तलाक दे के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। ऐसे में अपने जीवन के अकेलेपन से घबराकर मैं चाहती तो शेखर की दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया,
क्योंकि तब मुझे अपने सामने बैठी इस औरत के दर्द का ख्याल आ गया था, जो मेरे लिए दिल में नफरत लिए बैठी थी। मैं जानती हूँ कि ये औरत दूसरी औरत से अपना सब कुछ बांट सकती है, लेकिन पति नहीं। मैं भी नहीं बांट पाई थी। जिस औरत को बिना देखे बिना जाने मैंने जिस दर्द को महसूस किया और उसकी गृहस्थी में सेंध नहीं लगाई, वही मुझे दोषी समझ रही थी, मुझसे नफरत कर रही थी। मेरी शादी हो जाने से शेखर इतना परेशान नहीं हुआ था जितना मेरी शादी टूटने से हो गया था। मेरे दर्द, मेरी परेशानियों की झलक उसके चेहरे पर नजर आने लगी थी। आखिर एक दिन मैंने शेखर से वादा लिया कि वो मेरे जीवन के रास्ते में कभी ना आए। हमारे रास्ते अलग अलग थे, मगर एक ही जगह काम करते हुए अजनबी बनकर रहना बहुत मुश्किल था। शेखर ने मुझे दिए वादे का मान रखा और वो वहाँ से नौकरी छोड़कर चला गया। आज अचानक 15 वर्षों बाद शेखर का नाम सुनकर लगा दिल में कुछ कुछ सुलगने से लगा है। महसूस हुई दिल के किसी कोने में वो आज भी छिपा बैठा है। ये औरत भी 15 वर्षों से नफरत के साथ ही सही अपनी यादों में मुझे रखे हुए है, तो क्या शेखर भी? लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। उम्र के इस पड़ाव पर बुझी रात में चिंगारियां ढूंढने से क्या लाभ? सब कुछ बहुत पीछे छूट चुका था। सच तो यही है कि सामने है। मेरे ही कारण ये औरत वर्षों से मन में इतनी कड़वाहट भरे जी रही है। अपनी गृहस्थी बिखर जाने के भय से साथ में जीने पर मजबूर है। मुझे अपने आप पर ग्लानि हो रही थी। मैंने उसे समझाना चाहा। आपको कोई गलतफहमी हुई है निशा जी, हम दोनों तो कभी मिली ही नहीं। मुझे सब मालूम है। एक दिन नशे की हालत में शेखर ने मुझे सब कुछ बता दिया था। लेकिन आप यकीन मानिए, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। हम तो कभी अच्छे दोस्त भी नहीं बन पाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या सफाई पेश करूं, उसके शक को कैसे दूर करूं। यही तो मैं जानना चाहती हूँ, आखिर क्यों ठुकराई तुमने ऐसे व्यक्ति की दोस्ती जिससे दोस्ती करने में लोग गर्व महसूस करते थे। लेकिन मैंने तो सिर्फ आपकी खातिर। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो चिल्ला उठी, मेरी खातिर? मेरी खातिर तुमने इनकी दोस्ती ठुकरा दी? इतने वर्षों में तुमने कभी पलट कर देखा कि मुझे क्या मिला तुम्हारे इस फैसले से? उसकी आंखें भर आई थी। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो चाहती क्या है। उसे उसका पति लौटा दिया, फिर भी इससे शिकायत है। तुमने कभी उस इंसान की सोची है जिसे तुमने अपना बनने नहीं दिया और उसके बाद वो मेरा कभी हो नहीं सका? क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। मैं वास्तव में कुछ नहीं समझ पा रही थी। जानती हो, हम दोनों के बीच हमेशा तुम रही हो, शेखर के दिल में दबी चाहत बनकर और मेरे दिल में नफरत बनकर। आप यकीन मानिए, मैंने कभी आपके और शेखर के बीच नहीं आना चाहा। आप शायद भूल रही हैं, आपकी शादी के पहले मेरी शादी भी हो गई थी। मैंने कहा ना, मुझे सब मालूम है। मैं पूछती हूँ, आखिर शेखर ने ऐसा क्या चाहा था? सिर्फ मित्रता ही ना? फिर तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? आखिर किस बात का गुरूर है तुम्हें? क्या तुम जानती हो तुमने एक हंसते खेलते व्यक्ति को शराब में डुबो दिया? क्या? तो आपने उन्हें रोका नहीं? मैं परेशान हो उठी थी। क्यों जले पर नमक बुरक रही हो? उसके स्वर में तीखा व्यंग था। मैं हैरान थी कि ये औरत किस मिट्टी की बनी हुई है, जो मुझसे नफरत इसलिए करती है क्योंकि मैंने इसके पति की मित्रता स्वीकार नहीं की। मैं पूछती हूँ, तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? उफ, बस कीजिए, मैं चिल्ला उठी। वो मेरे व्यक्तिगत जीवन में दखल दे रही थी। वर्षों से खामोश पड़े मेरे जख्मों को कुरेद रही थी। कितना कुछ जानती थी वो मेरे बारे में, मेरे जीवन के बारे में। शादी करना कोई खेल है क्या? दो दो बार छली गई थी मैं कुदरत के हाथों। वो क्या समझ पाएगी मेरे दर्द को? जिससे प्यार चाहा वो किसी दूसरे का था, जो प्यार करता था वो किसी दूसरी का हो गया। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। हम भूल ही गई थी कि हम उषा के यहाँ पार्टी में आई हुई हैं। अब तक तो हॉल मेहमानों से भर चुका होगा। मुझे इस तरह आंसुओं में डूबा देखकर वो परेशान हो गई। तुरंत विनम्र होकर मुझे समझाते हुए बोली, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया की इस भीड़ में कोई अनजान सा व्यक्ति मन को इतना अच्छा क्यों लगने लगता है? कभी कभी कुछ सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते। शायद शेखर के पास भी नहीं थे, इसीलिए वे आपसे दोस्ती चाहते थे, वरना उन्हें दोस्तों की क्या कमी थी? शेखर की पत्नी होकर आप ऐसी बातें कर रही हैं? क्यों? अपने घर परिवार पति की खुशी के बारे में सोचना कोई गलत है क्या? पति दफ्तर से घर खुश आता है तो घर का माहौल भी खुशगवार रहता है। कितना बड़ा दिल है इस औरत का, कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार थी वो अपने परिवार की खुशियों के लिए। वैसे भी जब दो लोग दिन में 8 घंटे साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बातचीत करेंगे, तो कैसे एक दूसरे के सुख दुख से अनभिज्ञ रह पाएंगे?
हम इंसान हैं, मशीनी रोबोट नहीं। वैसे भी नौकरी करने वाले सभी वयस्क होते हैं, बच्चे नहीं। फिर मित्रता में क्या बुराई है? कितने सुलझे हुए विचार थे उसके। लेकिन एक औरत और एक मर्द के बीच दोस्ती, मैं दुनिया से डरकर जीने वाली दुनिया की तरह सोचने लगी थी। क्या हम औरतों को अपनी सीमाएं नहीं पता? क्या औरत पेट्रोल से भरा डिब्बा है जो पुरुष की परछाई पकड़ते ही आग पकड़ लेगा? पढ़ी लिखी होकर भी किस सदी की बातें कर रही हो? अगर ऐसी ही बात है तो आप सब कुछ जानती ही हैं, तो शेखर लौट भी तो सकते थे। अपने जीवन के अकेलेपन से घबराई मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहती थी। क्या बात करती हो? शेखर लौटते कैसे? तुम्ही ने तो वादा लिया था ना। उफ, मेरे एक वादे पर अपना पूरा जीवन। मेरे शब्द मेरे भीतर ही घुटकर रह गए। दिल में एक टीस सी उठी। इतने वर्षों बाद दिल के किसी कोने में दबी एक चाह की टीस, जिसे मैं अपने आप से भी छिपाए हुए थी। मैं शिखा से मिलना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी, क्या वो आज भी मुझे उतना ही पसंद करता है? क्या आज भी वो मुझे मिलने की चाह रखता है? नहीं, शायद अब ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो इन 15 वर्षों में एक बार तो पलट कर देखता। ऐसा क्या कह दिया था मैंने? एक वादा ही तो लिया था। लोग तो चाहत में दुनिया के हर दीवार, हर रस्म तोड़ देते हैं। वो एक वादा भी ना तोड़ सका। वैसे भी मैं कौन सी जिंदा हूँ? कम से कम तब जिंदा तो रहती, जी तो लेती। तो ये थी आज की कहानी, और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।